हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, जो भी यहां पे मेरी क्लास पे पहली बार जुड़ा है उनका दोस्तों मेरी चैनल पर स्वागत है, और जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ उनका धन्यवाद। बात करें अगर दोस्तों तो हम लोग क्या यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग का जो टारगेट है आने वाले यूपी पुलिस वीडियो एवं पेट के पेपर जो हैं उनमें दोस्तों इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास से जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहते हैं या जो टॉप सेगमेंट रहता है उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों हम लोग टारगेट बना के चल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको खत्म करके दोस्तों और भी जो टॉपिक्स हैं और भी जो सब्जेक्ट हैं उनको हम करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम जो है इंडियन हिस्ट्री में भी दोस्तों हम लोग जो एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको कवर अभी कर रहे थे, जिसमें दोस्तों लास्ट टॉपिक में हमने क्या है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को फिनिश किया है या समापन किया है उसका। ठीक है, तो और जिसके बाद दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है दोस्तों वैदिक साहित्य। ठीक है, वैदिक लिटरेचर जिसको बोलते हैं वो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, या वैदिक काल या वैदिक पीरियड दोस्तों क्या बोलते हैं उसको हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों मेरे साथ बने रहें, और जो भी दोस्तों नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं दोस्तों क्या है। दूसरी चीज़ दोस्तों आप पूरी वीडियो को देखें, पूरी वीडियो देखेंगे देन आपको फील होगा दोस्तों, और देन आप फिर दोस्तों लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा दोस्तों क्या कैसा कुछ है। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो दोस्तों आप मुझे डाउट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, जो भी क्वेरी रहेगी। और बाकी जो चीज़ है और कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर भी दोस्तों क्या है वहाँ रहता है, आप वहाँ से मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोग को जानने के लिए, आप बेफिक्र होकर आराम से पढ़ते रहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको अगर थोड़ी भी दिक्कत होती है जैसे कि नोट्स बनाने में या कुछ भी, तो दोस्तों जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा आपको दोस्तों साथ साथ में मेरे साथ चलते रहना है। मैं कुछ जो यहाँ पे लिखता हूँ आपको लिख लेना, कभी कभी मैं कुछ बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट लगे तो उसको लिख लें। ठीक है, ताकि क्या हो कि आपका एक पूरा होल जो है वो कवर हो जाए, आपको कहीं से फिर भटकना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों अपना शुरू करते हैं, अपना श्री गणेशाय करते हैं और चलो टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है वो है दोस्तों वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। जब तक दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी 1921 से पहले तक दोस्तों, जब तक है ना, इससे पहले तक जो हमारा अस्तित्व था ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता था कि हमारी जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता कितनी दोस्तों वैदिक साहित्य से विकसित हुई है ना। वैदिक साहित्य तक से ही हम लोग इतिहास को पढ़ते थे पहले, जब तक दोस्तों क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी। बट जब 1921 में दयाराम साहनी जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, इसके बाद से दोस्तों क्या हुआ, हमारा जो इतिहास है और 2-3 हज़ार साल प्राचीन हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत पहले से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। और इसका इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारे भारतीय समाज, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति, हर चीज़, भारतीय व्यापार, हर चीज़ पे दोस्तों हमारा इसका जो है हमारे भारतीय इतिहास पर प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए ये दोस्तों काल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो राजनीति है, जो लोकतंत्र की जो पहली उपज देखते हैं हम यहाँ पे दोस्तों, पहली बार जो लोकतंत्र जैसी कोई संरचना हमें यहाँ दिखती है वो दोस्तों वैदिक काल में ही दिखती है। ठीक है, जो स्त्रियों की जो बहुत अच्छी स्थिति जो हम लोग हमारे यहाँ जैसे है ना, दयानंद सरस्वती कहते थे कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो वो क्या होता था, ठीक है, तो वो उनका कहने का मतलब क्या था कि वो वैदिक काल की ओर जाने की ओर कहते थे। यानी दोस्तों वैदिक काल में दोस्तों हमारे यहाँ ना तो जाति प्रथा थी, ना तो दोस्तों स्त्रियों का सही तरीके से सम्मान होता था, हर चीज़ एकदम जैसे ही समाज होना चाहिए था वैसा एक समाज था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों उत्तर वैदिक काल आते जाते हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई। इसी वजह से दोस्तों हम लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ वर्ल्ड व्यवस्था, जाति व्यवस्था, बहुत कुछ दोस्तों हम लोग फिर आज के जो समाज है उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं, पहले हम इसका टाइम पीरियड बताते हैं। दोस्तों देखो, इसका जो टाइम पीरियड के लेकर है दोस्तों, इसमें विवाद है। टाइम पीरियड को लेकर दोस्तों इसके विवाद है, बहुत सारे इतिहासकार हैं, जैसे दोस्तों आपके दयानंद सरस्वती ही हैं, और जो दोस्तों आपके बहुत से मैक्स मूलर हैं, बहुत सारे इतिहासकार हैं, वो अलग अलग टाइम पीरियड बताते हैं, और जिसको लेकर दोस्तों अभी तक विवाद बना हुआ है कि इसका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, बट बहुत सारे इतिहासकार हैं जो मैक्स मूलर के साथ में जाते हैं। मैक्स मूलर का टाइम पीरियड दोस्तों जो है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक। मैंने 1000 बोला था क्या, 500 बीसी तक। ठीक है, 1500 बीसी से यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में जो दोस्तों काल है उसको वैदिक काल बोलते हैं।
ठीक है। तो हम लोग भी दोस्तों उसी को मान लेते हैं, ठीक है। बट ये भी दोस्तों पूर्णतः सत्य नहीं है। आपको अधिकतर बुकों में, अधिकतर इतिहास का अपने अधिकतर एग्जामिनर जो हैं या अधिकतर यूट्यूबर या जो भी पढ़ाएंगे आपको जिसे, तो वो बताते होंगे दोस्तों कि 1500 BC से लेकर 500 BC के बीच का ये काल होता है, इसको दोस्तों वैदिक काल बोलते हैं। बट ऐसा है नहीं एग्जैक्टली। अगर हम लोग अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, अगर उसके विवाद में जाएंगे, तो दोस्तों हम लोग टाइम पीरियड को सही से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। कोई भी इतिहासकार ने, कोई भी बुक जो है अभी तक इसकी सही टाइम पीरियड को सही तरीके से व्याख्यापित नहीं कर पाया। बट मैक्स मूलर का ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है, इसलिए उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बस ये आपको याद रखना है। तो 1500 BC से लेकर या 1500 ईसा पूर्व से लेकर, ऐसे लिख लो, ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है, इसके बीच का जो काल है उसको वैदिक काल बोलते हैं। यानी 1000 वर्ष का जो काल है उसको वैदिक काल बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि वैदिक काल को भी अगेन 2 पार्ट में हम लोगों ने बांटा है, उसके साहित्यिक यानी उस पर जो जानकारी के स्रोत के आधार पर। तो दोस्तों हम लोग वैदिक साहित्य भी दोस्तों क्या होता है, 2 पार्ट में बटा होता है। वैदिक काल, वैदिक साहित्य नहीं एग्जैक्टली, वैदिक काल पहले दोस्तों क्या होता है, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ठीक है, और दोस्तों उत्तर वैदिक काल। कुछ चीज़ें दोस्तों मैं आपको अभी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपको पहले टॉपिक की थोड़ी सी समझ विकसित हो जाए, फिर मैं आपको एकदम फैक्चुअल चीज़ों पे लेके जाऊँगा आप इसकी। ऋग्वैदिक काल, तो जो वैदिक काल है दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड है, अगर मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग, मैं फिर से दोस्तों मैक्स मूलर बता रहा हूँ दोस्तों, 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच, 1000 BC के बीच, ठीक है, इसी ईसा पूर्व को ही BC बोलते हैं। और 1000 BC से लेकर 500 BC के बीच का जो काल है वो उत्तर वैदिक काल है। अब ये क्यों कहा जाता है इसको वैदिक काल को दोस्तों 2 पार्ट में क्यों बांटा जाता है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल या 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच के जो जानकारी का हमारे पास स्रोत है वो एकमात्र स्रोत है ऋग्वेद है, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए दोस्तों इसको ऋग्वेद बोलते हैं क्योंकि दोस्तों इसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत जो है ऋग्वेद है, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। 1500 BC से लेकर 1000 BC, ठीक है, ये चीज़ है। उत्तर वैदिक काल दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसके बाद में दोस्तों जैसे अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, उनके बाद ये और दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, आरण्यक है, इन सब से दोस्तों इस काल की जानकारी मिलती है, इसलिए इसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, इसको बाद का पीरियड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम इसके आगे चलते हैं दोस्तों और चीज़ें जानने के लिए। ठीक है, इसको मैं लिखा रहने दे रहा हूं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि कोई भी टॉपिक्स हो, जैसे कि मैंने आपको जब सिंधु घाटी सप्ताह पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों इसकी ये डायमेंशंस है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इतने ही डायमेंशंस पढ़ने हैं। इसी तरीके से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के भी कुछ डायमेंशंस हैं, आप उन डायमेंशन को जैसे ही कवर करेंगे आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा, आपके वहां से आने वाले क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, आपको फिर कहीं भटकाव नहीं होगा। रीजन ये होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्या है, आप टॉपिक का नॉलेज होना और टॉपिक को सही तरीके से परस्यू करना, ये एक अदर मैटर हो जाता है। क्योंकि दोस्तों नॉलेज टॉपिक का होता है वो हर का किसी के पास है, बट टॉपिक को कितना हम लोग दूसरों को बताने के लिए कितना दूसरा अच्छे से तरीके से उसको परस्यू कर पाते हैं या उसको किस तरीके से याद करा पाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो मैं दोस्तों आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मैं आप चाहता हूँ कि दोस्तों आपको हर एक टॉपिक का अच्छा सा ज्ञान रहे, रीज़न यही है। इसलिए दोस्तों मैं इसको कुछ थोड़ा सा वो कर देता हूं कि आपको याद रहे आपको किस तरीके से क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं दोस्तों वैदिक काल में हम लोग को दोस्तों पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले दोस्तों वैदिक काल में जो हमारा स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं, फिर उसी को अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका पढ़ना है कि इसके नाम का आधार क्या है, कि इसको वैदिक काल ही क्यों बोलते हैं। तो इसके नाम के आधार, इसके नाम का आधार, ठीक है, इसके नाम का आधार यानी इसको वैदिक साहित्य वैदिक काल ही क्यों बोलते हैं, ठीक है। देन इसके बाद दूसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके क्षेत्र, मैं क्षेत्र, ठीक है, अभी बताऊंगा। फिर सी में इसका पढ़ूंगा हम लोग काल, ठीक है। डी में इसके पढ़ेंगे वैदिक साहित्यिक, है ना, वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, कुछ साहित्य मिले यहाँ से, ठीक है दोस्तों। वैदिक साहित्य के बारे में जानेंगे, जैसे ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है ना, सारी चीज़ें। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ेंगे राजनीति, वैदिक राजनीति, जिसमें हम लोग दोस्तों उत्तर भारत है ना, वैदिक कालीन राजनीति, वैदिक कालीन
जिसमें हम लोग दोस्तों सभा, समिति, विधत, गण जैसी संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक कालीन राजनीति, ठीक है, और उन्हीं पे हमारा मुख्य फोकस भी होगा, ज़्यादा डिटेल में राजनीति में जाएंगे नहीं, ठीक है। एफ में दोस्तों हम वैदिक समाज देखेंगे, कैसा समाज था वैदिक कालीन समाज, ठीक है, कैसा समाज था दोस्तों, पितृसत्तात्मक था कि मात्र सत्तात्मक समाज था ऋग्वैदिक कालीन समाज, वैदिक कालीन समाज। और वैदिक कालीन समाज का मतलब क्या है, ऋग्वेद में उत्तरवादी काल दोनों का समाज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और ई के एफ के बाद जी, फिर इसके बाद अर्थव्यवस्था, वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, कालीन अर्थव्यवस्था। इसके बाद दोस्तों जी के बाद एच, वैदिक कालीन धर्म, कालीन धर्म, ठीक है। इतनी चीजें, इसके बाद पसंद भी आता है, वहां से हमको नहीं पढ़ना है। ये इसके डायमेंशंस होते हैं किसी, अब टॉपिक है इसके डायमेंशंस ये हैं, अब इतना आप कवर कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक खत्म, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाए। जैसे कोई योजना जब सरकार लेकर आती है तो पहले क्या करती है, उसका प्रारूप बना लेती है, उसका प्रारूप बना लेती है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करती है, फिर उसको लागू करती है। इसी तरह दोस्तों हमको टॉपिक, हर टॉपिक का कोई भी टॉपिक्स हो, चाहे वो वैदिक काल हो, चाहे मौर्य काल हो, कोई भी हो, उसको दोस्तों हमको उसके जो डायमेंशंस है उसको पहले लिख लेना चाहिए अपनी कॉपी में, और फिर एक एक डायमेंशन करते चलते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब हम कभी रिवीजन करते हैं, और जब हम रिवीजन करते हैं बिना पेज खोले, बिना कॉपी खोले, तो हमें सबसे पहले तो अपने दिमाग में डायमेंशंस आने चाहिए। अगर दिमाग में डायमेंशंस आ रहे हैं कि इसके इतने डायमेंशंस थे, तो समझो हमको वो टॉपिक आधा याद है, आधा हमको पता है, हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ क्या करना है, इस अंदर के डायमेंशंस को बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं दोस्तों आपको कुछ कराता हूँ, आपके लिए दोस्तों, थोड़ा आपको हिस्ट्री आसान करने के लिए, आपको याद रहे हिस्ट्री में चीज़ें क्या पढ़नी, इसलिए, ठीक है। तो हम लोग एक एक चीज़ को करेंगे। सबसे पहले इसके नाम के आधार के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके नाम के आधार का, किसको दोस्तों, वैदिक साहित्य ही क्यों बोलते, मतलब वैदिक काल ही क्यों बोलते हैं। तो इसके पीछे का दोस्तों रीजन यह है कि इसकी जानकारी का, इसके इतिहास की जानकारी का एकमात्र स्रोत जो है वो वैदिक साहित्य है, इसीलिए इसको, इस काल को वैदिक काल बोलते हैं। क्यों, क्या दोस्तों मैंने बोला, इस काल के इतिहास, इस काल के इतिहास की जानकारी का स्रोत, इस काल के इतिहास की जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, वैदिक साहित्य से मिलती है। इस काल के इतिहास की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है, इसलिए इसे वैदिक काल कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक है। पहले तो आप इतना लिखिए, इस काल के इतिहास की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है, इसलिए इसे वैदिक काल कहते हैं। ये चीज आपको पहले लिखना है, ठीक है। जल्दी से फटाफट गया। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, फिर मैं इसको मिटाल के एक चीज़ और बताऊँगा इसी में। ये पहली चीज़ हो गई, इसी में लिखना है। इसी के बाद मैं जो लिखाऊंगा, वैदिक साहित्य के अंतर्गत, वैदिक साहित्य के अंतर्गत, इसी आगे उसी में लिखना है दोस्तों, वैदिक साहित्य के अंतर्गत, थोड़ा सा दोस्तों ये आपको मैं इसको लिखा इसलिए रहा हूं, वैदिक साहित्य के अंतर्गत चार संहिता, चार संहिता, संहिता का मतलब दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, चार संहिता। सेकंड दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। थर्ड दोस्तों आरण्यक, एंड फोर्थ होता है उपनिषद। तो मैं आपसे एक चीज की गारंटी कर सकता हूँ, बहुत से लोगों को यही नहीं पता था कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। वो वैदिक साहित्य बोलते रहते थे कि वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, अभी तक एग्जैक्टली उनको नहीं पता था। वैदिक साहित्य के अंतर्गत ये चार चीजें आती हैं,
चार संहिता, मतलब दोस्तों जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद है, उनको 4 संहिता बोला जाता है। ठीक है, संहिता वो आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं, इनको मिलाकर वैदिक साहित्य बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इन्हीं के आधार पर दोस्तों क्या है, इन्हीं चारों के आधार पर दोस्तों क्या है, इस काल को रचित की, इसी काल को लिखा गया है, इस काल की दोस्तों जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए इसको वैदिक साहित्य बोलते हैं। तो मैंने लिखा है इस काल की जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, इसलिए इसको काल को वैदिक काल बोलते हैं। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। मैं गारंटी दे सकता हूँ बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। वैदिक साहित्य तो वो लोग पढ़ते रहते होंगे बहुत सारा कुछ, और बहुत से लोग पढ़ा भी रहेंगे, आप जाके देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये हो गई दोस्तों इसके नाम के आधार का। सबसे पहली चीज़ तो ये डिटेल खत्म। मैं आगे बढ़ता हूँ आपसे, बस आपको इतना थोड़ा सा लिखना था। अब देखो वैदिक जो 4 संहिता है, आरण्यक है, अभी मैं बताऊंगा। जैसे ये वैदिक साहित्य मैंने अलग से लिखा हुआ, अभी जब हम इस पे जाएंगे तब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस उतना लिखना है आपको। क्षेत्र के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोस्तों क्षेत्र को लेकर दोस्तों बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं है, बट दोस्तों जो आज तक का जो क्या कहते हैं, कह लो एक रिसर्च निकला है, तो दोस्तों इसकी जो क्षेत्र का जो निर्धारण किया गया है यहाँ से मिलने वाली नदियों के नाम के आधार पर। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों इस ऋग्वेद से बहुत ज़्यादा बार उपयोग हुआ है ना। कई बार, सबसे ज़्यादा बार जो जिस नदी का नाम आया है वो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु का। उसके बाद दोस्तों जिस नदी का नाम आया है वो है दोस्तों सरस्वती। ठीक है, तो इन 2 नदियों का नाम ज़्यादा बार उल्लेख होने की वजह से दोस्तों ऐसा इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि दोस्तों इनका जो बसाव है वो सिंधु एवं सरस्वती नदियों के बीच में रहा होगा। ठीक है, गंगा नदी का एक बार उपयोग हुआ है वैदिक साहित्य में, पूरी ऋग्वेद में, और दोस्तों यजुर्वेद और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो इस काल के जो इस आधार पर दोस्तों है, इस इतिहासकार जो है इस काल का जो इसका इनका जो क्षेत्र है उसको सप्त सिंधु प्रदेश मानते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश मतलब सिंधु घाटी, उसकी 5 सहायक नदियां, और दोस्तों सरस्वती, 7 नदियां। सप्त सिंधु मतलब सिंधु नदी एक तो हो गई, उसकी 5 नदियां कौन थी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इसकी 5 सहायक नदियां हैं, और एक सरस्वती नदी। तो इस आधार पर इसका जो क्षेत्र है, ये जो वैदिक काल का जो क्षेत्र है वो सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, लिख लेना है आपको, सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश। और किस आधार पर ये निकाला गया है निष्कर्ष, जो वहाँ ऋग्वेद में जो नदियों का बारंबार जो उपयोग हुआ है, बारंबार की जो उपयोग हुआ है, सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का, फिर इसके सरस्वती में, सरस्वती गंगा का एक बार। तो ऐसा हो सकता है कि गंगा नदी को वो लोग परिचित होंगे बट वहाँ पे उसका निवास नहीं होगा। यमुना नदी से भी वो लोग परिचित होंगे बट वो लोग दोस्तों वहाँ पे नहीं रहेंगे। बट इन सिंधु नदी का और सरस्वती नदी का सबसे ज़्यादा बार उपयोग किया, तो इससे ये पता चलता है कि वो दोस्तों उनके लिए जीवन रेखा की तरह काम करता होगा, और इसलिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा बार उपयोग किया गया है। ठीक है, नाम का लिया गया उल्लेख। तो ये दोस्तों एक आधार बनता है क्षेत्र काल का। मैंने दोस्तों पहले ही बता दिया, उसके बारे में तो अब हम बात नहीं करेंगे। अब सीधे हम आते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। ठीक है, अब हम सीधे आते हैं वैदिक साहित्य के बारे में, और फिर मैं आपको ये सब मिटाल देता हूँ, और फिर मैं धीरे धीरे आपको सब चीज़ बताऊंगा। तो हम लोग सीधे वैदिक साहित्य पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वैदिक साहित्य, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे बार बार, जो आपके इस पेपर में वीडियो या जो भी पेपर है यहीं से पूछे जाएंगे। कौन सब क्या है, तो वैदिक साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो अगला वो रहेगा वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में मैंने आपको जैसे बताया कि 4 चीज़ें आती हैं, 4 संहिता हैं। तो पहले हम 4 संहिता देखो, सबसे पहले 4 संहिता को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बता देता हूँ। ब्राह्मण ग्रंथ था इसमें, इसके अंदर जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, इसको पहले आप लोग जान लीजिए ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या हैं। दोस्तों ये कर्मकांडीय मतलब ये जो है अनुष्ठानिक ये हैं, ठीक है, ये जो है अनुष्ठानिक पक्ष को दर्शाते हैं। और दोस्तों जो ब्राह्मण ग्रंथ कुछ नहीं है, जो ऋग्वेद में जिन यज्ञों का उल्लेख हुआ है, ऋग्वेद में जिन यज्ञों का उल्लेख हुआ है उन यज्ञों का विस्तृत वर्णन ऋग्वेद के ब्राह्मणों में हुआ है। मतलब दोस्तों समझना ये है कि जो ऋग्वेद में जिन यज्ञों का उल्लेख हुआ है उन यज्ञों का वर्णन, उन यज्ञों का विस्तृत वर्णन, जैसे मान लो राष्ट्रीय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, ठीक है, और राष्ट्रीय यज्ञ है, यशमेघ, अश्वमेघ यज्ञ, हिरण्यगर्भ यज्ञ है, ये सारे कुछ यज्ञ का ऐसे ही कुछ यज्ञों का उल्लेख हुआ है। तो उन यज्ञों में क्या क्रियाविधि होनी चाहिए, कैसे उनको कराया जाए, किस तरीके से उनको क्या हो, ये सारी चर्चा जो है उनके दोस्तों जो वैदिक काल ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं
या अथर्ववेद के जो ब्राह्मण हैं, या जो क्या कहते हैं उनके बारे में दोस्तों क्या है ये उसमें कहा गया है। ठीक है, यानी दोस्तों जो वेद हैं, जो वेद हैं, उन वेदों में कुछ यज्ञों का उल्लेख किया गया है, और उन वेदों के उल्लेख का जो विस्तृत वर्णन है, जो यज्ञों का जो विस्तृत वर्णन है, उनके ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है इस पे एक तरीके से मान लो कि वैदिक जो वेद हैं उनके जो यज्ञों पर लिखी गई टीका है, एक तरीके से ये मान लो अनुवाद है, या कह लो उसका विस्तृत वर्णन है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना कि ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं वो दोस्तों ऋग्वेद के अंदर या यजुर्वेद के अंदर या सामवेद के अंदर जो या अथर्ववेद के अंदर जो वेदों का जो यज्ञों का वर्णन मिलता है, उन यज्ञों का विस्तृत जो रूप है वो ब्राह्मण ग्रंथ है कहलाते हैं। ठीक है, यानी जैसे मान लो ये राजसु यज्ञ का उल्लेख हुआ है, राजसु यज्ञ को किस तरीके से क्या क्रियाविधि होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब दोस्तों वो उसके ब्राह्मण में आएगा। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है, ये कौशिकी एवं ऐत्रेय एवं कौशिकी दोस्तों किसका, ऋग्वेद का ब्राह्मण है। तो अब वो उसमें क्या लिखा होगा, जो ऋग्वेद में जो यज्ञ का जो उल्लेख हुआ उन दोनों में उसका विस्तृत वर्णन किया गया होगा। ठीक है, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन लिखने को तो नहीं आएगा, बट आपको समझना चाहिए था, इसको मैंने समझा दिया। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं, फिर दोस्तों अरण्य क्या होते हैं। अरण्य दोस्तों क्या होते हैं, वन में चिंतन, लिख लो अरण्य को, लिखो अरण्य में हेडिंग डालो, लिखो वन में चिंतन मनन के आधार पर रचित ग्रंथ को वो अरण्यक कहते हैं। ठीक है, वन में चिंतन मनन के आधार पर लिखित ग्रंथ को अरण्यक कहते हैं। ठीक है, अरण्य मतलब क्या होता है, वन होता है ना, पर्यायवाची जो है अरण्यक का वन होता है। तो वन में ऋषियों मुनियों द्वारा जो ज्ञान अर्जित करके वो जहाँ पे उसको लिखते हैं उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, अरण्यक बोलते हैं। ठीक है, उपनिषद क्या होता है दोस्तों, उपनिषद का मतलब ये होता है दोस्तों गुरु के पास बैठकर शिष्य द्वारा गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को अर्जित करना, तो उसको उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, जो उपनिषदों की संख्या वो 108 बताई गई है, बट उतना आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर शिष्य द्वारा ज्ञान अर्जित करना, तो उसको उपनिषद बोलते हैं। और ये दोस्तों आख्यानात्मक और दोस्तों क्या है होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए था। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा मैं देखो डिटेल इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि ये दोस्तों आपके पेपर के लिए रिलेटिव नहीं है, बट आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि आपको पता रहे कि अरण्य क्या होती है, ब्राह्मण क्या होते हैं। इनसे आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको सरल बता दूं। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ये पूछा गया, बट आपसे ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब क्या है, नहीं पूछेगा। इसलिए मैं आपको बच रहा हूँ बचाने में, वरना टाइम बहुत जाएगा, वरना मैं चाहूँ तो दोस्तों को पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो दोस्तों आते हैं वेदों के ऊपर। ठीक है, तो 4 जो वेद हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, और दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ऋग्वेद, हेडिंग डालेंगे ऋग्वेद। क्या डालेंगे दोस्तों, ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में दोस्तों क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल है। सबसे पहली चीज 10 मंडल है, इसके 10 मंडल हैं। ठीक है, जिसमें से 2 से लेकर 7वां मंडल, 2 से लेकर 7वां मंडल पुराने हैं, जिसमें 2 से लेकर 7वां मंडल पुराना है, 7वां मंडल पुराना है। पहला एवं 8वां 9वां एवं 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ये लिख लेना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, बाद में जोड़ा गया। ठीक है, मैं आपको इसके पीछे एक कहानी बताऊंगा अभी थोड़ा सा। ठीक है, तो 10 मंडल हैं, जिसमें 2 से लेकर 7वां मंडल पुराना है, 1, 8, 9 एवं 10वां बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं, बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, यानी 4 जो है वो बाद में जोड़े गए हैं। देखो इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ, जो जैसे कि आप जो हम लोग जब 10वें मंडल की बात करते हैं तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहली बार हमको वर्णन मिलता है, पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में।
और उसके पुरुष सूक्त में दोस्तों हमें पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। बट जब ऋग्वैदिक कालीन समाज आप पढ़ेंगे, या ऋग्वैदिक कालीन जब राजनीति पढ़ेंगे, या ऋग्वैदिक कालीन जब अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, तो आपको कहीं भी, अब ऋग्वेद का मतलब दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन का मतलब दोस्तों क्या, 1500 BC से लेकर 1000 BC के काल का, जब वहां की आप राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था या कुछ भी चीजों को पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी वर्ण व्यवस्था जैसी कोई संरचना नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो ये 10वां मंडल है, या 8वां मंडल, या 9वां मंडल और प्रथम मंडल है, ये दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जोड़े गए हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हमको वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख मिलने लगता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये उत्तर वैदिक काल में जोड़े गए, लिखे गए। बट इसका दोस्तों बहुत सारा भाग, जैसे 2 से लेकर 7 मंडल तक पुराने हैं, यानी जो वास्तव में ऋग्वेद का जो मूल है, जो मूल ऋग्वेद है, वो 2 से 7वें मंडल तक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, बाद में उत्तर वैदिक काल में उसको जोड़ा गया। तो इसीलिए दोस्तों आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में कुछ कुरीतियां नजर आ जाएंगी, पहले में दोस्तों आपको कुछ कुरीतियां नजर आ जाएंगी, बाद के जो है ना पहले मंडल में। बट आपको 2 से 7 के मंडल में दोस्तों आपको अच्छी चीजें ही दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि वहां का दोस्तों वो उस समय 2 से 1500 BC के आसपास वो रचित हुआ था। ठीक है, तो ये दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10वें मंडल है। ठीक है, 10 मंडल का मतलब दोस्तों 10 अध्याय जान लो। एक पुस्तक में जैसे 10 अध्याय होते हैं, ठीक है, इसी तरह दोस्तों इसको 10 अध्याय में बांटा गया। मंडल मतलब अध्याय समझ लो। ठीक है, दूसरी चीज इसमें दोस्तों अब अगला पॉइंट रहेगा, इसके 10वें मंडल के, इसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, पहली बार वर्ण व्यवस्था, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है, का उल्लेख मिलता है। अब इसके बारे में आपको बताता हूं। देखो इसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसमें हुआ क्या है, इसमें दोस्तों इसके 10वें मंडल में कहा गया है कि आदि ब्रह्मा के मुख से, ठीक है, आदि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर से आदि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य एवं जांग से दोस्तों शूद्र पैदा हुए हैं। 4 वर्ण व्यवस्था, मतलब वर्ण का मतलब इसमें 4 वर्ण के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो स्टोरी वही है कि आदि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और जांग से या पैर से दोस्तों शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो इस अकॉर्डिंग इसको माना गया है। ठीक है, ये इसमें उल्लेख मिलता है, पहली बार इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, याद इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे आप। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें 1028 सूक्त हैं इसके दोस्तों 1028 सूक्त हैं, सूक्त। और मंत्रों की अगर बात करें, मंत्र अगर हम इसकी बात करें तो 10,856 मंत्र हैं। ठीक है, इसके आसपास इसके दोस्तों मंत्र हैं, बट आपको ये मंत्र नहीं पूछे जाएंगे, इसके सूक्त पूछे जा सकते हैं। 1028 सूक्त हैं। ठीक है, तो ये इसके 1000 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके ब्राह्मण ग्रंथ की। मैं इधर का मिटा रहा हूँ दोस्तों, इधर का मैं मिटा रहा हूँ, ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, ये मिटा रहा हूँ। अब इसका ब्राह्मण ग्रंथ, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम बात करें, मैंने ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बता दिया ना आपको कि क्या होते हैं, तो जो इनके यज्ञों का विस्तृत वर्णन करते हैं। तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन से, ऐतरेय एवं दोस्तों कौशितकी। ठीक है, कौशितकी, ऐतरेय एवं कौशितकी दोस्तों इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऋग्वेद के बारे में इतना आपको पता हो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ है 2 हैं, ऐतरेय एवं कौशितकी।
इसके 2 से लेकर 10 मंडल मिले हैं, जिसमें 2 से 7वां पुराने हैं और बाद में दोस्तों 1, 8, 9 एंड 10 बाद में जोड़े गए हैं। इसके 10वें मंडल में पुरुष 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख आता है। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,856 करके कुछ इसमें मंत्र हैं। मंत्र आपको नहीं लिखना है, मत लिखिएगा, नहीं याद करिएगा, ज़्यादा आपको डिटेल नहीं जाना है, ठीक है। तो बस आपको 1028 सूक्त के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये ऋग्वेद के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, आगे आते हैं यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में तो दोस्तों आपको यजुर्वेद, इसके बारे में दोस्तों क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो याद रखना है ये कर्मकांडीय ग्रंथ है, वेद है, ये कर्मकांडीय वेद है, ठीक है, कांडीय वेद है, ठीक है। इसमें कर्मकांड के बारे में ज़्यादातर दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों इसके बारे में आपको पता होना, इसकी 2 शाखाएं हैं, इसकी 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी, तो मैं बताता हूँ अभी। इसके 2 शाखाएं कौन कौन सी, तो कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद। और अगर ज़्यादा मैं डिटेल में इसमें बताऊं तो देखो, जैसे कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका दोस्तों जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपका तैत्रेय, इसका दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो तैत्रेय, ठीक है, तैत्रेय, और इसका जो है वो शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। आपसे दोस्तों डायरेक्ट पूछता है कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण पूछाएगा तो सही है। शुक्ल यजुर्वेद का मैंने देखो इसको 2 भागों में बांट दिया, इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का दोस्तों इसकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, और शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ग्रंथ। ये थोड़ा मैंने डिटेल में बता दिया, बट आपसे कभी पूछेगा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, तो सीधे बताइएगा तैत्रेय एवं शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसकी 2 शाखाओं के बारे में बस इतना बता देते हैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें जो इसके जो मंत्र हैं वो दोस्तों 1549, इसके जो मंत्र हैं उनकी जो संख्या वो 1549 है। इसके बारे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 1500 नहीं, इसके मंत्रों के बारे में मत लिखो, 6000 के आसपास, इसके से ज़्यादा इसके पास मंत्र है, बट इसके बारे में मत लिखो मंत्रों के बारे में, क्योंकि दोस्तों फिर आप वो मंत्रों में याद हो जो उलझ जाएंगे कि कौन किसका मंत्र है, ठीक है, मत लिखो इसको। तो यजुर्वेद के बारे में ये कर्मकांडी वेद है, दूसरी शाखाएं इसकी 2 शाखाएं, और हाँ ये तीसरा पॉइंट इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है, ये गद्य एवं पद, ये एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद दोनों शैली में लिखा गया है, दोनों में लिखा लिखा है ना। इसमें गद्य एवं पद दोनों शैली का उल्लेख क्या दोस्तों लिखा गया ये तो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसके बारे में और क्या जानना है आपको, ब्राह्मण ग्रंथ बात हो गई दोस्तों, ठीक है, कर्मकांडीय वेद है ये पता हो गया, शाखाएं पता हो गई गद्य एवं पद्य में दोस्तों, ये चीज पता हो गई। अब और क्या है, और कुछ नहीं है, बस इतना जानना है इसके बारे में, बट ठीक है, हाँ इतना ही काफ़ी, ठीक है, इतना ही काफ़ी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है इसके जो वेद हैं, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनको याद रखना है, ये गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया ये याद रखना है, ये कर्मकांडीय वेद है ये पता रखना है, ठीक है, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों सामवेद पर आते हैं। सामवेद, और सामवेद के बारे में दोस्तों हम पहले जानते हैं इसको गायन, इसका अर्थ है गायन, वेद साम का मतलब होता है गायन, साम का अर्थ होता है दोस्तों गायन, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आप भी एरो बना के लिख लें। और इसकी बात दोस्तों
इसमें जो मंत्रों का उल्लेख है इसमें याद रखना है कि 1549 है, वो उसमें नहीं था दोस्तों, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। सामवेद में जो मंत्र है वो 1549 है, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ मंत्रों को 1549 इसलिए दोस्तों क्योंकि इसके आधे से ज़्यादा, आधे से अधिक, मतलब इसमें केवल दोस्तों केवल 75 नए मंत्र जोड़े गए हैं, बाकी सब ऋग्वेद के हैं, बाकी सब ऋग्वेद, यानी केवल 75 नए मंत्र जो जोड़े गए हैं, बाकी जब सब जो हैं वो ऋग्वेद के हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये इसमें केवल इसके 1549 है, जिसमें दोस्तों सिर्फ 75 नए मंत्र है, बाकी सब ऋग्वेद से जोड़े गए हैं। ठीक है, तीसरी चीज दोस्तों इसके बारे में जानना है, गायन हो गया, ये हो गया। हाँ, इसका ब्राह्मण ग्रंथ पता कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। ब्राह्मण ग्रंथ, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन 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 है? तो दोस्तों इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है, देखो इसके भी दो बता देता हूं मैं आपको, नहीं तो दो कभी कभी पूछ लेता है तो याद रहना चाहिए, दोनों को दो बता देता हूं। एक तो दोस्तों तांड्य है, तांड्य, और दूसरा जैमिनीय, जैमिनीय। ठीक है, ये याद रखना है, ये सामवेद का दोस्तों जैमिनीय एवं तांड्य। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। साम को मतलब गायन होता है, केवल 75 नए मंत्र जोड़े गए हैं, बाकी सब ऋग्वेद से हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ तांड्य एवं जैमिनीय। ठीक है, इतना आप दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और भी कुछ, थोड़ा मैं पानी पी लेता दोस्तों, तब तक आप लोग अपना करें, लिखें फटाफट। ठीक है, ये हो गया इसकी बात। इससे ज़्यादा दोस्तों आपको पढ़ना नहीं है, बुक्स में भी बहुत कुछ दिएगा, नहीं पढ़ना। क्वेश्चन आपके जो इन पेपरों में दोस्तों जो क्वेश्चन आएंगे, या दोस्तों यूपी स्टेट के जो पेपर आएगा उसमें दोस्तों यहीं से ही दोस्तों पेपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। वन डे एग्जाम में दोस्तों यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। वरना दोस्तों पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ना रहता है इन वेदों में। ठीक है, मैं वो सब चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ इसीलिए। इसके बाद दोस्तों चौथा जो आता है हमारा अथर्ववेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो यही लिखना है इसको ब्रह्मदेव, ब्रह्मवेद, और दोस्तों इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं दोस्तों, इसको ब्रह्म वेद भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, भी कहते हैं, ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, पूछ लेगा कभी कि ब्रह्मवेद किसे कहते हैं, तो बहुत कंफ्यूज है, नहीं अथर्ववेद नहीं और किसी को ऋग्वेद को लगा देंगे, तो याद रखना इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 6000 मंत्र हैं, लगभग दोस्तों 6000 मंत्र। ठीक है, 6000 मंत्र है। दूसरी चीज़ दोस्तों, और इसमें दोस्तों पहली बार दोस्तों जादू टोना एवं औषधीय गुणों का उल्लेख हुआ है, औषधीय गुणों का उल्लेख हुआ है, जादू टोना एवं औषधीय गुणों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ब्रह्मवेद भी बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें औषधि मतलब जीवन देना वाला, तो ठीक है इसीलिए। तो इसमें जादू टोना एवं दोस्तों पहली बार दोस्तों अगर जादू टोना का उल्लेख तो इसी में आता है। ठीक है, औषधि गुणों का उल्लेख हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों इसका ब्राह्मण ग्रंथ जानना है आपको, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो गौपद है, एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपद। कौन सा है? तो गोपद ब्राह्मण। ठीक है, गोपद, ये आपको पता होना चाहिए था इसके बारे में इतना। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ डिटेल्स है वेदों के बारे में जो इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ब्रह्मवेद इसे कहते हैं 6000। एक इसमें नोट करके लिख लो, देखो जो 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 क्या कहते हैं ये ब्राह्मण जो क्या कहते हैं साहित्यकार हैं, या जो सॉरी दोस्तों ये वेद के जो रचयिता हैं, या जो और भी जो ग्रंथों के जो रचयिता हैं, उन्होंने दोस्तों अथर्ववेद को वेद नहीं माना है। ठीक है, अथर्ववेद को वेद नहीं माना है, सिर्फ 3 को ही वेद माना है। बट हम लोग दोस्तों को वेद की भी संज्ञा देते हैं। अथर्ववेद को वेद नहीं मानते हैं वो लोग, वो कहते हैं कि ये वेद नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्तों जादू टोना के बारे में बताया गया है। तो जादू टोना के बारे में वो लोग नहीं मानते हैं, तो इसलिए उसको वेद नहीं मानते हैं।
इसीलिए दोस्तों यजुर्वेद, सामवेद एवं वो क्या कहते हैं ऋग्वेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। तो कभी कभी अगर पूछ लिया जाए कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं, तो याद रखना है ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद दोस्तों है वेद त्रयी, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। लिखो नोट करके दोस्तों, नोट करके लिखो, ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद को वेद त्रयी, वेद त्रयी यानी तीन, त्रयी मतलब तीन, वेद मतलब तीन ही वेद माना गया है, वेद त्रयी कहा जाता है, को मिलाकर को वेद त्रयी कहते हैं, है ना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर दोस्तों इन तीनों को वेद माना जाता है। इसको दोस्तों इस तरीके से दोस्तों एरो बना के ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। मैं जैसे ये अभी थोड़ा बना देता हूँ ऐसे करके आपको, ये तीनों को मिलाकर इसको वेद त्रयी, तीन वेद माना गया है, ठीक है। तो वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आते हैं, ठीक है। अथर्ववेद को उन लोगों ने वेद नहीं माना, क्यों नहीं माना, क्योंकि उसमें जादू टोना का उल्लेख हुआ है, तो इसीलिए उसको वेद नहीं माना। बट दोस्तों इसको भी वेद माना, वो और ये भी वेद है, ठीक है। तो याद रखना है चौथा वेद, तो ये ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद को वेद त्रयी कहते हैं, ठीक है। तो ये वेद त्रयी, इसके बारे में इतना आपको पता। तो ये दोस्तों हमारे कुछ साहित्य के बारे में हो गई बात। अब हम इसके बाद दोस्तों अब अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। इसके आगे का दोस्तों हम लोग कल की क्लास में करेंगे, थोड़ा सा रह गया है, कल एक क्लास में दोस्तों समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं करना रहेगा, क्योंकि हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना रहेगा। तो कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा, राजनीति है, समाज है, अर्थव्यवस्था के बारे में, धर्म के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों दूसरों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जब तक आप शेयर नहीं करेंगे और लोगों को पता नहीं चलेगा और आप लोग देखेंगे नहीं, और उससे क्या होगा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा दोस्तों, आप लोग लगता है ऐसे शेयर नहीं करने का बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों अपना भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी करें, आप थोड़ा भी अपना योगदान दें मेरे जीवन में, जिस तरीके से मैं आप सोच रहा हूँ आपके जीवन में योगदान करने के लिए, तो आप भी थोड़ा सा सहयोग करें। और दोस्तों क्या है कि वीडियो को शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोग देखेंगे, तो दोस्तों मैं और थोड़ा कुछ करूँगा आपके लिए। वैसे मैं आपके लिए पूरा एफर्ट जी जान लगा दे रहा हूँ कि ताकि आप चीज़ों को अच्छे समझें। आपको दोस्तों एकदम आसान वे में मैं चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ, बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं मगर इसको मैं आसान करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों और पढ़ाई कीजिए जमकर, ठीक है। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों, बाय, जय हिंद दोस्तों।